देश में बढ़ती बेरोजगारी, सामाजिक असमानता पिछड़ रही है। अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे राष्ट्रीय आर्थिक समाज न्याय मोर्चा ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किए हैं। मोर्चे के पदाधिकारी ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट कर मोर्चे की तरफ से साझा उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान किया है। मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरधारी लाल प्रजापति ने कहा कि हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतकर सभी लोगों की खुशहाली और सम्मान के लिए काम करेंगे। इस मोर्चे के तहत समायक पार्टी, बलराज पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभा पार्टी, भारतीय भागीदारी पार्टी, नौजवान इनकलाब पार्टी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रवादी बहुजन पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, आल हिंद पार्टी और भारतीय जाति मुक्त पार्टी, भारतीय बेरोजगार सहित कई अन्य दल हमारे साथ इस मुहिम के साथ आए हुए हैं और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में जो लिखा है, यह प्रत्याशियों ने जो वादा किया है, वो प्रत्येक प्रत्याशी एवं पार्टी पदाधिकारी कानूनी रूप से इसे पूरा करने के लिए बाध्य होगा। हम मतदाताओं के बीच संबंधित शपथ पत्र देंगे। यदि वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर अपने वादे पर खरे नहीं उतरते तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर विदेशों में जमा धन, टैक्स चोरी, कमीशनखोरी की जब्ती करी जाएगी। एक्साइज टैक्स, वैट सभी सरचार्ज समाप्त कर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें 40% तक कम करी जाएंगी। देशवासियों का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। गरीब अमीर सभी के बच्चों को समान पाठ्यक्रम, समान सुविधा वाली शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। किसानों को सरकार के द्वारा 23 फसलों की सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर सुधार करके किसानों को खेती की लागत के साथ आर्थिक मदद भी दी जाएगी। परिवार की मजदूरी छोड़कर उसके परिवार पर 50% तक जो मुनाफा है वो दिया जाएगा। यह सब महिला मुखिया के खाते में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। गौरक्षा, छुट्टा पशुओं से फसल सुरक्षा के संबंध में अनुभवी और विशेषज्ञों लोगों की कमेटी बनाकर पूर्ण समाधान किया जाएगा। इसी उद्देश्य से 2024 के लोकसभा चुनाव में 98% बहुसंख्या जनता के बहुत्व हित की प्रत्याशियों के राष्ट्रीय स्तर का तीसरे मोर्चे पर यहाँ पर राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा तैयार किया गया है। ये सभी लोग सब लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। इन सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता और वॉलंटियर जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के तुरंत बाद यूनाइटेड नेशन 2000 को लागू करके काला धन और काले धन की 900 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करके सरकारी खजानों में जमा करके बजट द्वारा प्रत्येक भारतीय की आमदनी 5,000 रुपया महीना बढ़कर सभी परिवारों को कर्ज मुक्त करके देश में खुशहाली लाई जाएगी। सभी साथ ही विदेश की कर्ज जो है 205 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 105 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, आइए अब हम वो सुनवाते कि किस तरीके से ये पूरी पार्टी जो है, क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा की तरफ से जो कई सारी जो पार्टियां एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है और क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरह से अपनी बातें जो है मीडिया के सामने रखी, वो हम आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि 4 जून को जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, चाहे वो एक तरफ बीजेपी हो, चाहे इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो, वो और उसके साथ साथ जिस तरीके से राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा जो है अपने उम्मीदवार उतारी, किसको कितना फायदा मिलेगा ये 4 जून को पता चलेगा। आप भी अपने क्षेत्र में जब भी वोट हो तो अपना वोट जरूर दें। आर सोनी न्यूज की अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हंट पे आर सोनी न्यूज को देखें तो डेली हंट पे आर सोनी न्यूज को फॉलो करें। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। कुमार जी अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी के क्या कितने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, उतार रहे हैं, अब तक कितने लोग मैदान में हैं, आगे आने वाले 7 में बेस तक कितने लोग उनके प्रत्याशी होंगे। और ये अपनी मैनिफेस्टो का इनका लगभग 95% इसमें आ गया, और फिर भी जो एक तो हाईलाइट्स अपने मैनिफेस्टो के बारे में आपसे 2-3 मिनट बात करें। डीजल पेट्रोल सोई गया, जब मोदी ने चार्ज लिया था पहले ने बोला था मेरा नसीब अच्छा है, लेकिन डीजल पेट्रोल सोई गैस की कीमतें तब से 40% से 60% ही गई, 110 तक भी गई। हमारा एक ही लक्ष्य केवल जो जीएसटी हम देते हैं, जीएसटी सारे देते हैं,
उसमें से कम 30,000 करोड़ रुपया अगर मोदी छोड़ देंगे, हम 41,000 करोड़ रुपया दिया है 12 महीने। उसके बाद इस बार इसकी एवरेज 49,000 करोड़ है जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो सरकार का लक्ष्य है। तो उसी से अगर 30,000 करोड़ रुपया छोड़ दोगे, आप सबका डीजल पेट्रोल रसोई गैस का 40% खर्चा कम हो जाए, इन्फ्लेशन 10% डाउन हो जाए, आप अंदाजा लगाइए आपको कितना फायदा हो जाए। दूसरा है 12 लाख प्रति वर्ष की आयकर वालों का इनकम टैक्स खत्म किया जाएगा। मिडिल क्लास की अक्सर ये रहती कंप्लेंट भी हमें कुछ सरकार नहीं देती, जो भी आती है हम पे टैक्स लगाती है, उसके लिए हमारा मापदंड है। तीसरा है जीएसटी रैशनलाइज करनी पड़ेगी। जीएसटी देखो किसानों को सबसे बुरा हाल हुआ है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पर 18% जीएसटी वहां से शुरू किए थे। अब उसके इतना है, हमने कहा इस पर प्रपोजल दिया 3 जीएसटी के स्लैब बना दो, 5, 8, 12%, सभी वस्तुओं की कीमतें 3% से लेकर 16% कम हो जाएगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आपको कितना फायदा। हर वस्तु अगर 3% से लेकर 10%, 12%, 18% कम हो जाए, आपको लाभ मिलेगा। ये है बेसिकली महंगाई कम करने का। मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, और ये आज स्वर्गीय सुषमा जी की वो पार्लियामेंट में एक स्पीच सुनने आ रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हुआ क्या, डीजल पेट्रोल रसोई गैस भी बढ़ा दी, महंगाई भी बढ़ा दी, जीएसटी भी लगा दी है। उसके कारण सभी लोगों को आप दिल पे हाथ रख के बताइए के साथ जिनकी आमदनी बढ़ी है 15% से लेकर 25%, सभी लोग सफर कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या है किसानों की। अभी महेश जी बात कर रहे थे किसानों के बारे में, आपके साथ एक शेयर करता हूँ डेटा। मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, भाजपा वाले मोदी और मोदी हिंदू के नाम से वोट लेते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे। पर हम क्या कह रहे हैं, मोदी जी अगर आप हिंदू हो, किसान भी 95% हिंदू है, फिर वो उसको क्यों प्रताड़ित करते हो? मोदी जी बोलते हैं मैं अति पिछड़ा हूँ। किसानों की जनसंख्या आप अंदाजा लगाइए, किसानों में 80% ओबीसी है। अब वो उन लोगों की समस्या क्या है आप सब जानते हैं, दिल्ली वाले तो ज्यादा जानते हैं। मैं दिल्ली उस टाइम था, 1.5 साल यहीं पर था। उसमें क्या है, किसान को एमएसपी नहीं मिलती, लेकिन वो पैसा जाता किसके पास है, आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, किसान का 10 लाख करोड़ से लेकर 12 लाख करोड़ की फसलें एमएसपी से कम रेट पे मिलती है, जिसके कारण उसका 3 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ साल का नुकसान होता है। वो किसान फसल चलाता नहीं, नदी में बहाता नहीं, कोई ना कोई व्यापारी खरीदता है। देश के 40,000 व्यापारी वो 3 लाख करोड़ का फायदा ले रहे हैं जो किसान को मिलना चाहिए। वो व्यापारी कौन है, हर जिले में 2-2, 3-3 बड़े व्यापारी होते हैं, जो गला व्यापारी हैं, दालों के व्यापारी हैं, तिलहन के व्यापारी हैं। उसके कारण वो है कौन, मैं अच्छा नहीं लगता वो शब्द बोलना नहीं चाहता, बड़े व्यापारी कहाँ से, जहाँ वो मारवाड़ी है, जहाँ गुजराती। 40,000 व्यापारी 4 लाख करोड़ किसानों का नुकसान करते, वो किसानों का नुकसान नहीं करते। उसके अलावा किसान के पास पैसा आएगा तो दुकानदार के पास जाएगा, ये तो जानते हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, और आज जो ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय जवान किसान पार्टी के नेतृत्व में और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कई सारे आए हुए हैं, सबको स्टेज पर बैठे जितने भी हमारे गणमान्य पुरुष एवं महिलाएं हैं और इस हॉल में जितने हैं बैठे हुए, आप सरहद पर इस देश की सुरक्षा के लिए तैनात वो जांबाज सिपाही जिन्होंने इस देश की आन शान के लिए, तिरंगे की शान के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर के कार्य किए, उन लोगों को क्यों जरूरत पड़ी इस देश में सरहद से संसद का सफर तय करने का? और ये जवान कौन होते हैं? ये मजदूर और किसान के ही बेटे होते हैं। किसी भी बड़े उद्योगपति, किसी भी बड़े नेता या किसी भी बड़े कैडर के लोग सेना में भर्ती नहीं होते। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि देश का जो संवैधानिक ढांचा है और देश जिस तरह से अभी चल रहा है, वो हमें, हमारे जवानों को, हमारे किसानों को वो ढांचा पसंद नहीं आ रहा है।
हर समय देखते हैं कभी किसान जो है रोड पर हड़ताल कर रहे हैं, कभी जवान जो है सड़कों पर हड़ताल किए जा रहे हैं, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। ये कैसा देश बनता जा रहा है? हम लोगों ने भी कई मूवमेंट चलाए। इन शॉर्ट ही बात करूंगी मैं। मेन मुद्दा हमारा बेरोजगारी, महंगाई, पेंशन और महिलाओं के लिए और जो पुरुष है उनके लिए लघु उद्योग की हम लोग बात करेंगे। पश्चिमी दिल्ली से जो मैं अंजू शर्मा आ रही हूँ, प्रॉपरली 20-25 साल से मैं एक सामाजिक सेविका रही हूँ, समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। इन सभी मुद्दों से मैं वाकिफ हूँ और वहाँ की जनता बहुत प्यार करती है पश्चिमी जिले से। तो भारतीय जवान किसान पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप सभी को मालूम होगा कि लोकतांत्रिक देश में केवल और केवल एक ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और भारत खेती प्रधान देश भी है, तो यहाँ पर जय जवान जय किसान और सभी महिलाएं, सभी छात्र, सभी पुरुष, हम सभी मिलकर 2024 का ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस चुनाव में हम लोग परिवर्तन, विकास, सच्चाई, ईमानदारी और जो जनता टैक्स देती है उस टैक्स को सही पथ पर, सही राह पर विकास करना हमारी पूरी जिम्मेवारी है, हमारा ये संकल्प है, हमारा ये वचन है। जय हिंद, जय भारत। पिछले 6-7 साल से हम सामाजिक कार्यों में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी हमने 7 साल में अपने क्षेत्र में जहां गरीब और बहुत ही गरीब तबका रहता है, जहां जिस गली में हम ना गए हो। चाहे वो कोरोना काल ले लो, कोरोना से बहुत डर लगता था। मैं कोरोना काल में दोनों उसमें अपने घर पर नहीं रुका, मैं भाग ही रहा हूं पब्लिक के बीच। 1 रैंक 1 पेंशन को ले लो, 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन पिछले 1.5 साल से हम चला रहे हैं। हमारा शुरू किया हुआ है, शायद आप काफियों में ये रिपोर्ट दे रहे हैं, मोदी जी हर स्टेज पे हमने ओआरओपी दे दिया। हम खुला चैलेंज करते हैं, आए हमारे सामने और बताएं किस लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 किस तरीके की रणनीति रहेगी और क्या क्या मुद्दों को लेकर आप लोग जो है इस चुनाव को लड़ रहे हैं? देश के सामने 5 समस्याएं, मुख्य समस्याएं हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की एमएसपी की समस्या है और लगातार घट रही इकॉनमी, जिसको इकोनॉमिक स्लोडाउन बोलते हैं, जिसके कारण देश के मजदूर का कर्जा बढ़कर 50,000 हो गया, किसान का कर्जा बढ़कर 80,000 हो गया और एमएसएमई का, रजिस्टर्ड एमएसएमई का कर्जा बढ़कर 40% बढ़ गया। हमने उसका समाधान निकाला है। देश के अंदर इस टाइम ज़रूरत है कालाधन, काले धन की संपत्तियां जब्त करने की। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो 20,000 करोड़ के हैं, देश के विदेशों में 90 लाख करोड़ है जो सरकार नहीं ला पाई, 10 साल में नहीं ला पाई। और देश के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा 900 लाख करोड़ का है। एक यूएन कन्वेंशन में 2000 यूएन कन्वेंशन के भारत ने साइन किए हुए हैं। पहले कांग्रेस ने 4 साल बाद किए थे, चिदम्बरम जी ने उस टाइम के वित्त मंत्री ने कोई एक्शन लिया, उसके बाद जेटली जी ने कोई एक्शन लिया, मोदी ने आज तक नहीं लिया है। सो हमारा एक ही काम है, 900 लाख करोड़ रुपये जब्त किया जाएगा, बजट में लाया जाएगा। हर साल बजट में 50 लाख करोड़ से लेकर 70 लाख करोड़ रुपये देकर हर परिवार की आमदनी 35% से लेकर 80% बढ़ाकर सबको गरीबी से भी बाहर निकाला जाएगा और भारत को स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध, स्वावलंबी, सुखी परिवारों वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड गुरु इंडिया। हमें 3 लाख करोड़ 3 ट्रिलियन की इकॉनमी की 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने से पहले हमें सभी देशवासियों का भला करना है। हर परिवार को 8,000 से लेकर 20,000 का लाभ दें। अच्छा, इस बार जो लोकसभा चुनाव आप लोग कितनी सीटों पर देश भर में लड़ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में आपने 2 उम्मीदवारों की बात करी, टोटल ओवरऑल कितना सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव? आज की डेट में हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट आ चुकी, सब लोगों की। उसमें कुछ निर्दलीय भी हैं, कुछ लोग अलग अलग सोशल ग्रुप से भी हैं और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 4-5 पार्टियां हमारे पास ऐसी हैं जिनके, जैसे अभी भारतीय जवान किसान पार्टी का आपको बताया, इनका 250 से लेकर 300 प्रत्याशी हो जाएंगे 7वें फेज़ तक।
और बलिराजा पार्टी के 75 से लेके 90 कैंडिडेट का उनका है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुत सी पार्टियां हैं, मैं सबका नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है, हमें जो लोग वोट देने नहीं आते, जो लोग घर पे हताश होकर बैठे हैं, उन सबको साथ जोड़कर हर प्रत्याशी के लिए हम सभी संगठन जुड़ गए हैं, समर्थन देंगे। शर्मा है और मैं भारतीय जवान किसान पार्टी से पश्चिमी दिल्ली से कैंडिडेट हूँ। जी, किस मुद्दों को लेकर, क्योंकि आप जिस सीट से चुनाव लड़ी हैं वहाँ पर महाबल मिश्रा हैं इंडिया अलायंस से, तो वहीं बीजेपी से कमलजीत सहरावत हैं, आप अपने आप को किस तरीके से वहाँ पर देखती हैं, किस तरीके की समर्थन जो आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा? बेसिकली मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं इन सभी मुद्दों पर काम कर चुकी हूँ। शिक्षा के रिगार्डिंग भी 20-25 साल से मैंने गरीब महिलाओं, ज़रूरतमंद महिलाओं, बच्चों के लिए काम किया है। और पश्चिमी ज़िले से जो हम एज ए कैंडिडेट में आ रही हूँ क्षेत्र के लिए, ये बेसिकली जनता ही चाहती हैं, वहाँ की जो सभी महिलाएं जिनके लिए मैंने प्रॉपर्ली काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है। तो पश्चिमी ज़िले के लिए मैं नई नहीं हूँ और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हम कैंप लगाते थे इसी के रिगार्डिंग हम लोग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। इसलिए भारतीय जवान किसान पार्टी ने मुझे चुना है एज ए एमपी कैंडिडेट और मुझे यकीन है कि पश्चिमी ज़िले की जनता, जिनका हमने साथ सहयोग किया है और जिनका आशीर्वाद, जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, तो वो हमें वोट सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अंजू मैम, दोनों ही कैंडिडेट आपके अपोजिशन में अपने पार्टी के कद्दावर नेता है, ऐसे में कहाँ देखते हैं अपने आप को और किस वादों को लेकर जनता तक पहुँचेंगे? प्रॉपर्ली मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो प्रॉपर्ली महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के लिए हम लोग जो लोन की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो हम लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी ये काम हम लोग कर चुके हैं। जैसे मेहंदी की हम लोग क्लास देते हैं, चॉकलेट बनाने की क्लास देते हैं और इसके अलावा सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए होगा। तो इसी मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि पश्चिमी ज़िले में सभी जनता ये कहती है कि अंजू शर्मा दी बेस्ट काम करेगी और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम तवे पर रोटी बार बार अलट पलट करते रहते हैं, तो सत्ता में जो आने वाले जो नए नेता हैं, युवा नेता हैं, उनको भी आप आम जनता अगर लेके आएगी तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे।